मैं डॉक्टर अरुण कुमार। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर विशेष विषय जिसका शीर्षक है अब समय आ गया है जनसंख्या नियंत्रण की गंभीरता को समझना होगा। दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों द्वारा लगातार खोज करने के बाद भी आज तक पृथ्वी जैसा कोई दूसरा या ग्रह ब्रह्मांड में नहीं मिल पाया। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र स्थान है जो मानव ही नहीं अपितु लाखों प्रजातियों का घर है। सौर मंडल के इस एकमात्र सबसे घने ग्रह पर जीवन को संभव बनाने के लिए जल, हवा, पर्यावरण आदि ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अन्य किसी ग्रह पर उपलब्ध नहीं है। मानव जाति के लिए पृथ्वी प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर पाए गए प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने की बजाय इंसान ने अपनी स्वार्थपरता के चलते इसका जमकर शोषण किया है। इस शोषण के पीछे काफी हद तक धरा को बढ़ता इंसान बोझ भी एक कारण है। 1950 में विश्व की जनसंख्या 250 करोड़ के लगभग थी। 1980 में 440 करोड़ और सन 2000 में यह बढ़कर 611 करोड़ हो गई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA आंकड़ों के मुताबिक 2020 में दुनिया की आबादी 779 करोड़ यानी 7.7 अरब को पार हो गई है। सर्वप्रथम 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। उस वक्त विश्व की आबादी 5 बिलियन पहुंच चुकी थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी जनसंख्या संबंधी समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर नीतियों और उपायों को क्रियान्वित करना है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग पॉपुलेशन डिवीजन ने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 हाइलाइट्स के 26वें अंक में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में भारत को लेकर काफी चिंताएं जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 7 साल यानी 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, 2019 से 2050 तक भारत में 27.30 करोड़ और लोग बढ़ जाएंगे। हालांकि ऐसा संभव होता नहीं दिखाई देता क्योंकि चीन ने अपने देश की गिरती जन्म स्तर को संभालने के लिए 2015 में एक बच्चे की नीति खत्म कर दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। इस तरह यह कहना जल्दबाजी होगा कि आगामी 7-8 वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर विश्व भर में पहले स्थान पर खड़ा होगा। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ के करीब थी। वर्तमान में चीन 143 करोड़ की जनसंख्या के साथ पहले और भारत 137 करोड़ लोगों के साथ विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। चीन और भारत में विश्व में की क्रमशः 19 और 18% आबादी रहती है। अमेरिका 32.90 करोड़ की आबादी के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 की अवधि तक वैश्विक आबादी में 200 करोड़ की वृद्धि होगी और विश्व की कुल आबादी 970 करोड़ हो जाएगी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं जनआंकिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में अपने पुस्तक में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा। उनके जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार मानव जनसंख्या ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है, जबकि भोजन और प्राकृतिक संसाधन अंकगणितीय आधार पर बढ़ते हैं, जो आगे चलकर जनसंख्या और संसाधनों के बीच आगे अंतर उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक घटनाएं और आपदाएं ही इस अंतर को दूर करती है। सूखा, भूखमरी, बाढ़ या महामारी आदि फैलना इसके ही उदाहरण हैं। 1859 में प्रकाशित किताब दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक और मानव इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा खुद अपना विकास और नियोजन करती है। आगे चलकर यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। डार्विन सिद्धांत के मुताबिक जीवन के लिए संघर्ष
वर्तमान में भी लागू होता साफ दिखाई दे रहा है। समिति जनसंख्या में हम अपराध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके आरामदायक जीवन जी सकते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण यही सुख संघर्ष में परिवर्तित होकर जीवन की शांति को भंग करने का काम करता है। देश में जब कोई विकासात्मक परियोजना बनाई जाती है तो यह वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन आबादी में होने वाली वृद्धि किसी भी ऐसी परियोजना को साकार नहीं होने देती। ठीक है, चीन की जनसंख्या भारत से मात्र 6 करोड़ ज़्यादा हो, लेकिन भारत की तुलना चीन की क्षेत्रफल 3 गुना अधिक है, अर्थात देश के संसाधनों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता चीन के मुकाबले महज 1/3 रह गई है। भारत एक बढ़ती आबादी एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। हम इस समस्या का ठोस हल करने की बजाय हमें आज भी धर्म की दृष्टि से देखते हैं। शायद तभी जहां 3 तलाक जैसे कानून बनने के खिलाफ हल्ला गुल्ला होता है, तो वही बाल विवाह की घटनाएं आदि भी यदा कदा सामने आ रही है। 1970 में लागू 2 चाइल्ड पॉलिसी से फायदा न होता देख चीन ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। इसे लागू करने के लिए चीन ने नसबंदी, गर्भपात जैसे तरीके अपनाए। कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि चीन की आबादी को नियंत्रित करने में 1 चाइल्ड पॉलिसी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हीं नीतियों के चलते चीन ने लगभग 30 से 40 करोड़ नए लोगों को संसार में आने से रोक दिया। भारत में उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात आदि राज्यों में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को शहरी निकायों, नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर रखा गया है। असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है। इन 11 राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त नीति बनाने की बात कही है। देश की हर नीति पर राजनीतिक ज़्यादा हावी हो रहती है। जनसंख्या नियंत्रण की असफल नीतियों के लिए सरकार से ज़्यादा समाज दोषी है। भारत में 2 बच्चों की नीति को धर्म के चश्मे में देखा जाता है। देश में आज भी एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा के अभाव में यही सोच लिए जी रहा है कि बच्चे तो भगवान की देन है और परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे कमाने वाले उतने ही अधिक होंगे। लेकिन वह यह भूल जाता है कि कमाने वाला केवल कमाएगा ही नहीं बल्कि खाएगा भी। एक बेटे की चाह में बेटियों की फौज खड़ी करने की सोच ना तो देश हित में है ना ही निजी हित में। गरीबी तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन 6-7 बच्चों की फौज गरीब को और गरीबी बना रही है। इस तरह किसी का ध्यान नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पास 2.5% जमीन और 4% जल संसाधन है। स्वास्थ्य की बात करें तो विश्व में बीमारियों का जितना बोझ है उसका 20% अकेले भारत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठोस जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर देश के लोगों से आह्वान कर चुके हैं। आज हर कोई देश चीन के खिलाफ अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहा है, लेकिन चीन की तरह जनसंख्या नियंत्रण करके छोटे परिवार रखकर भी अपनी देशभक्ति का परिचय दिया जा सकता है। विश्व के सबसे अधिक गरीब और भूखे लोगों की संख्या की बात हो या कुपोषण और उचित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से मरने वाले बच्चों की संख्या हो, इस सब में अपना देश अग्रणी है। परिवार नियोजन जैसे उपायों को अपनाने के बावजूद बच्चे 2 ही अच्छे सिद्धांत को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं। एक बच्चा नीति तो बारे में सोचना भी दूर की बात है। समाज में शिक्षा का प्रसार जितना अधिक होगा, जनसंख्या नियंत्रण उपाय उतने ही प्रभावी ढंग से लागू होंगे। परिवार नियोजन के उपायों को लेकर लोगों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। महिलाओं की बजाय पुरुष नसबंदी को प्राथमिकता देनी होगी। देश की युवा पीढ़ी को किशोरावस्था से ही असुरक्षित यौन संबंधों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने होंगे। स्थानीय स्तर पर लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो परिवार नियोजन की नीति को अपनाते हों। सरकारी
वह गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक 2 या 1 बच्चे की नीति राष्ट्रीय स्तर पर बिना भेदभाव सख्ती से सभी धर्मों, वर्ग और समुदाय पर लागू होनी चाहिए। जनसंख्या विस्फोट को भावनाओं से नहीं, कठोर नीतियों से रोका जा सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर देशभक्ति या स्वाभिमानी बनकर कुछ नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आज भी हमें भूखे नंगों के देश के रूप में देखा जाता है। बढ़ती आबादी रोजगार और आवास के संकट को और विकराल होते जा रही है। बेरोजगारी, नशाखोरी, गरीबी, महंगाई और बढ़ते अपराध आदि सामाजिक बुराइयां सब बढ़ती आबादी की ही देन है। जनसंख्या वृद्धि पर यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो देश की ज्यादातर सामाजिक समस्याओं का हल स्वतः ही हो जाएगा। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। कितना सुरक्षित है होटल में रहना, किन चीजों का रखें ध्यान। 3 महीने तक लगातार लॉकडाउन के कारण धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। यात्रा के लिए भी फ्लाइट, ट्रेन और बसों को चलाया जा रहा है। ऐसे में लोग अपने काम की वजह से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन सब कामों को करते हुए उन्हें अपनी सुरक्षा का भी डर है, क्योंकि जरा सी लापरवाही उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकती है। यही डर है उन्हें काम के दौरान यात्रा और दूसरे शहरों में होटलों में ठहरने के दौरान भी है। कितना खतरनाक है होटल संक्रमण के लिए। होटल काफी व्यस्त जगह होती है जहां पर देश विदेश के लोग आकर ठहरते हैं। ऐसे में इस जगह पर वायरस के संपर्क में आने का खतरा ज्यादा होता है। ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के खतरे से बचना है तो करीब 6 फीट की दूरी पर हर किसी को रहा जाए, लेकिन हर जगह इस नियम का पालन करना संभव नहीं है, वो भी तब जब आप होटल जैसी व्यस्त जगह पर हो। हाउसकीपिंग से हो सकता है खतरा। घर की तरह होटल को खुद से तो साफ नहीं किया जा सकता। होटल का स्टाफ, हाउसकीपर और अन्य लोगों की कमरे में आवाजाही कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ साथ सफाई की उम्मीद करना कठिन है। होटल में रुकते हैं बहुत सारे लोग। किसी होटल के एक रूम में कई सारे लोग आकर रुक कर जाते हैं। ऐसे में किसी के संक्रमित होने या ना होने का पता लगाना मुश्किल है। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथों करने में ही भलाई है। इसलिए जहां तक संभव हो बाहर यात्रा करने से बचे, लेकिन फिर भी यात्रा करनी पड़े और होटल में ठहरना पड़े तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मास्क को हमेशा पहन के रखें। थोड़ी थोड़ी देर पर हाथों को धोते रहें, खास तौर पर जब आप किसी चीज को छुए या फिर खाना खाने जा रहे हो। भले ही होटल के कर्मचारियों ने आपके कमरे को अच्छे से साफ किया हो, लेकिन कमरे में घुसने के बाद खुद को डिसइंफेक्टेड जरूर करें। कमरे के उन चीजों को लोगों के संपर्क में आ जाती है, जैसे दरवाजे के हत्थे, स्विच, वार्डरोब के हैंडल, इन सब को साफ करें। कमरे से बाहर निकलकर होटल के किसी भी हिस्से को छूने के बाद हाथों को साफ करें, जैसे लिफ्ट की बटन, दरवाजे के हैंडल। इन्हें छूने के बाद हाथों को मुंह, आंख, कान के पास ना लाएं और तुरंत ही साफ करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद। फटे हुए दूध के पानी से बूस्ट होती है इम्यूनिटी और भी हैं कई फायदे। दूध के फट जाने पर अक्सर हम उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही दूध से पनीर तो बना लेते हैं, लेकिन उससे बचे हुए पानी को फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, फटे हुए दूध के पानी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक रहता है। इसलिए फटे हुए दूध के पानी को फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फटे हुए दूध के पानी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। फटा हुआ दूध हमें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचाता है। फटे दूध के पानी का सेवन करने से
हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि फटे हुए दूध से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहता है। दरअसल जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए फटे दूध का पानी बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। फटे हुए दूध के पानी से आप रोटी और पूरी बनाने के आटे को गूंथने के इस्तेमाल में काम ला सकते हैं। इससे आपके शरीर को प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपके रोटी और पराठे मुलायम और स्वादिष्ट भी होते हैं। हम आपको बालों के कंडीशन करने के लिए बाजार से कंडीशनर जो हम खरीदते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है फटे हुए दूध के पानी से बालों को कंडीशन किया जा सकता है। शैम्पू से बाल धोने के बाद फटे हुए दूध के पानी को बालों में लगाएं। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से बालों को धो लें। इसके बाद आपके बाल बेहद ही मुलायम और चमकीले हो जाते हैं। फटे हुए दूध के पानी को ठंडा करके उसके चेहरे भी धोया जा सकता है। इससे चेहरे की त्वचा मुलायम हो जाती है। नहाने के पानी में भी 1-2 कप फटे हुए दूध का पानी मिलाकर नहाने से आपकी स्किन मुलायम और खिली खिली नजर आती है। फेस पैक बनाने में भी फटे हुए दूध का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फटे हुए दूध के पानी में हल्दी, बेसन और चंदन के पाउडर को मिलाकर पेस्ट बनाएं और उससे चेहरे पर लगाएं, जिससे आपके चेहरे की झुर्रियां और टैनिंग धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है।